प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से यानी कि आसानी से होता है उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों उसे हम लोग चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो क्या होगा। ए का द्रव्यमान बढ़ेगा या फिर बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज दिया गया है तो ए का द्रव्यमान क्या होगा, घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा दिया, ये गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज दिया गया तो बी का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो यही हमसे पूछा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चा पार्टी अच्छे से क्लास को देखना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में कवर किया गया है। मानो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है जल्दी से बता दो। फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है। ई इंटू ए होता है, यहाँ पे ए लिख लो बच्चों, ए लिख दो। अब देखो विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है और एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब देखो कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर निर्भर करता है और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का अगर आप लोग सी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि विभव शून्य नहीं होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। बच्चों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। एक वैद्युत द्विध्रुव पर जो कुल आवेश होता है बच्चों वो कितना होता है, 0 होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 नंबर सवाल का जवाब। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जितने बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हो बच्चा पार्टी, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना। और अगर नए जुड़ रहे हो, डेली क्लास हमारे साथ करना चाहते हो तो डेली शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, ज्वाइन करिएगा। इसलिए सारे बच्चे सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ओके जी चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सीधे रूप से इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा। देखो बच्चों यहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहले पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, उसके बाद पूछेगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, उसके बाद पूछेगा 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा। सब बताना पड़ेगा ना। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके बाद इसके लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। उसके बाद 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻10 जूल होता है। इतना को याद रख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का विमा क्या होता है। विद्युत धारिता के लिए सी बराबर क्या पड़े बच्चों, क्यू बटा में भी पड़े। चार्ज का क्या होता है, एटी होता है। और वोल्ट के लिए क्या होता है बच्चों, ml2 होता है, टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स होता है। ये क्या है, विद्युत विभव के लिए होता है। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो m हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 लगेगा। फिर देखो l है, प्लस में 2 है तो माइनस जाएगा तो ऊपर में -2 लग जाएगा। फिर देखो t माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस होगा, और एक यहाँ पे है t और 3 1 यानी कि 3 1 4 t हो जाएगा।
उसके बाद ये माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस, और एक ये है एक ये, यानी कि A2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये वाला ऑप्शन किस में दिया गया है, किस में है ये वाला, करेक्ट आंसर आपका ए होगा, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है आपके सामने। पराविद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या कहलाता है, वो कहलाता है ध्रुवण सदिश। बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 9 नंबर सवाल का जवाब। चलो 10 नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, सारे प्रश्नों को याद करते चलो, लास्ट में पूछेंगे सही कितना कर पाए हो। देखिए 10 नंबर सवाल है, धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है बच्चों, ये तो हमने कई बार बता चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलो 11 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, ऐसे अगर निकालिए बच्चों तो फाइ बराबर क्या होता है, E इंटू ए होता है। अब देखो ना E का मात्रक क्या होता है, E का तो 2 मात्रक होता है सर, तो 2 मात्रक निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। देखो न्यूटन प्रति कूलम हो गया इसका मात्रक, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, एक तो मात्रक ये निकल गया। अब दूसरा ई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा, वोल्ट इंटू मीटर। यानी कि बच्चों अगर ये दोनों में से कोई मात्रक हो, ये विद्युत फ्लक्स का ही मात्रक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि m पर पावर 2 है और c इनवर्स है, यही वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल देखो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, कभी नहीं काटती है बच्चों, राइट आंसर आपका डी होगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो। भूरा रंग के लिए पूछा गया, भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है, वही वाला बात हो गया सर, हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिक क्या, BBROY, BB रो है GB, किसके लिए भाई, तो BB GB के लिए रो रही है, जल्दी से बता दो। 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब देखो ये हमारा ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, भूरा के लिए पूछा गया तो ब्राउन यही वाला है ना, 1 हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रेड हो गया, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए क्या होता है 3 होता है, येलो के लिए 4 हुआ, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6 होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 14 नंबर सवाल है, कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप लैंप जो है 20 वोल्ट तथा 2.5 वाट पर कार्य करता है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बराबर पहले तो ऊर्जा निकालो, P बराबर क्या पढ़े हो बच्चों, P बराबर V इंटू आई, फॉर्मूला पढ़े हो ना, यहां से अगर निकालते हो तो P बराबर क्या होगा, V, आई को हम लोग क्या लिखते हैं ओम के नियम से, आई को लिखते हैं हम लोग V बटा में R लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा तो दिया गया ये क्या है, V स्क्वायर बटा में R हो गया। अब देखो बच्चों P बराबर हमारा क्या निकला, V स्क्वायर बटा में R तो निकल गया, लेकिन हमें R निकालना है, तो R बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बटा में P होगा, V स्क्वायर यानी कि V कितना है, 20 गुना 20 करते हो तो 400 हो गया, और यहाँ पे हमारा P कितना 2.5 वाट दिया गया है, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, 4000 हुआ। अब देखो ना 16 दूना के 32 और 16 चौके 64 होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि 160 अगर लिखते हो तो इसको कट जाएगा तो पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा इसका जो प्रतिरोध निकलेगा बच्चों वो 160 ओम हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल का जवाब बता दो, फैराड किसका मात्रक होता है, फैराड होता है विद्युत धारिता का, कोई भी फैराड हो, माइक्रो फैराड हो, पिको फैराड हो या फिर सिर्फ फैराड हो, सब धारिता का मात्रक है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता के लिए जानते हो क्या बच्चों, जल्दी से बता दो। रो बराबर क्या होता है, रो बराबर आर ए बटा में एल, फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, फॉर्मूला है, यहां से निकालेंगे तो आर का प्रतिरोध क्या होता है, आर के लिए हमारा ओम होता है। उसके बाद देखो एरिया का क्या होगा, एरिया का पता है तो जल्दी से बता दो, मीटर स्क्वायर होता है सर, मीटर स्क्वायर लिख दो। उसके बाद बटा में एल, लंबाई का क्या होगा, लंबाई का तो मीटर हो जाएगा सर, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा कौन सा बच्चों, ओम इंटू मीटर बच गया। देख लो ये वाला किस में दिया गया, ओम इंटू मीटर, करेक्ट आंसर किस में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 16 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, किसी विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 17 का। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व एक राशि है जिसका नाम होता है सदिश राशि, धारा घनत्व एक सदिश राशि है बच्चों, 18 का ए ऑप्शन सही होगा। धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बता दो ना, कई बार बता चुके, आई बटा में ए होता है, धारा का आई क्या है तो धारा है, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 लग जाएगा, यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स 2 अगर ये वाला लग गया तो बच्चों समझो ये धारा घनत्व का मात्रक है। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, जितना अलग से समझाते जा रहे हैं बच्चों उसको एकदम याद करते चलना। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? अरे भाई जल्दी से बता दो क्या उत्पन्न होगा। ऑस्ट्रेड साहब का प्रयोग नहीं पढ़े हो क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से लगा दो। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गोस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जल्दी से बता दो। 21 का शून्य होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब बता दो। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखो बच्चों, एमीटर हो तो श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर हो तो समांतर क्रम में। अब देख लो कौन सा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी क्लास को लाइक जरूर करते चलना बच्चा पार्टी, क्योंकि अगर आप लोग क्लास को लाइक कर लेते हो तो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। देखो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसमें जोड़कर? जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वो जोड़कर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से किसकी माप की जाती है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है ये पूछा गया आप लोगों से। धारा को मापते सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है 25 नंबर सवाल, देखो जल्दी से बता दो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है ये बताना है आपको। यह होता है लेंज साहब का नियम। राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है बच्चों। क्या होती है? भंवर धारा उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो ये रहा आपके सामने, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। किस पर बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, चुंबक फ्लक्स एक अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक क्या होगा? पहले तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। तो अब इसका एसआई मात्रक भी बता दो बच्चों, क्या होगा? फाई बराबर पढ़े हो ना, फाई बी बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। बी इंटू ए होता है सर, बी इंटू ए होता है। ये बी का क्या होता है? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे अगर करते हो तो एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बचा तो गया कौन सा भाई? वेबर गया। कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 29 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? भाई दो प्रकार के, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर और अपचाई ट्रांसफॉर्मर। कहां दिया गया है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल को देखते हैं, पूछा जा रहा है। 30 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रवलय का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? कौन सा ऐसा मान है जो अपरिवर्तित रहेगा? वो होता ध्रुव प्रावल्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है? चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण होता है विद्युत आवेश की गति। करेक्ट आंसर भी होगा। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये सारा का सारा प्रश्न आपके बुक से लिया गया है, जो फिजिक्स का मेन बुक होता है उससे लिया गया। तो बच्चों इसको जरूर याद करते चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल सीधे रूप से क्या होता है ये बताओ। ये हमारा बढ़ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा टी बराबर क्या होता है? 2 पाई एम बटा में बी होता है। 2 पाई एम बटा में क्या होता है? बी फॉर्मूला होता है बच्चों। ये भी आप लोग याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 34 नंबर सवाल है, चांदी क्या होता है बच्चों? अब बता दो चांदी क्या होता है? चांदी तो प्रति चुंबकीय है सर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़े बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो,
35 नंबर सवाल है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य जो प्रदर्शित करता है बच्चों वो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल है, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा क्या होता है? किसी भी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा जो होता है बच्चों ये यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गामा किरणों का आवृत्ति परास कितना होता है? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से बता दो। गामा किरणों का आवृत्ति परास होता है 3 गुना 10 पावर 22 हर्ज से लेकर 3 गुना 10 पावर 18 हर्ज तक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। देखो ऐसे हमारा 3 गुना 10 पावर 19 हर्ज जो है और इससे जो इतना होता है ये होता है हमारा किसके लिए? एक्स किरण के लिए होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे बच्चों। ओके, और ये हमारा जो दिया गया है ये पराबैंगनी किरण के लिए है और ये दृश्य प्रकाश के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, पौधा घरों में किन का उपयोग होता है? पौधा घरों वाला उपयोग वाला जल्दी से बता दो। अवरक्त विकिरण का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 40 नंबर सवाल है, बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया था? बेतारी तार संचार का आविष्कार जो किया गया था बच्चों वो मार्कोनी साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, 40 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? आवेश की त्वरित गति, ये तो हमने बताया ना बच्चों। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन याद रखोगे ये प्रश्न कहीं भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए सारे तरह से एकदम चेत के रहना भाई। देखो ये रहा आपके सामने, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका 42 का सी हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ये बच्चों आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा गया सवाल है और आपका आंसर आना चाहिए कि सर विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है जबकि ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 44 नंबर सवाल है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक कितना होगा बच्चों? 1.5 होता है, जबकि कांच का जो होता है क्रांति कोण होता है वो कितना होता है? 41 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। और याद रखोगे क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया बच्चों, इसलिए जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 46 नंबर सवाल है, आपके सामने 6 तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए तो निकाय की फोकस दूरी क्या होगी? एक हमारा देखो, एक हमारा P1 और दूसरा P2 है, तो एक को हम P1 मान लेते हैं। P1 बराबर हमारा कितना दिया गया बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो 46 का। ओके फटाफट से बताते चलना। P1 बराबर हमारा दिया गया कितना? 6 डायोप्टर, यहाँ चुपचाप लिख दो। उसके बाद P2 कितना है बच्चों? P2 दिया गया है -2 डायोप्टर दिया गया, यहाँ पे लिख दो। अब आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि सर P बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। अब यहाँ से निकाल लो बच्चों, P1 कितना दिया गया? 6 डायोप्टर और प्लस में हमारा क्या होगा? -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। अब देखो यहाँ से अगर करते हो तो 6 माइनस का क्या होगा? 2 हो जाएगा, बराबर में 4 डायोप्टर हो गया। लेकिन सर ये तो हमारा पावर निकला है ना कि ये फोकस दूरी। तो बच्चों घबरा काहे रहे हो भाई, हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर 1 बाई फोकस दूरी होता है। हमें फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर क्या लिखेंगे? F बराबर 1 बाई P होगा, 1 बाई P। और P हमारा 1/4 दिया गया, तो 1/4 यानी कि 1 में 4 से 0.25, वो भी मीटर में होगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 47 नंबर सवाल है, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी क्षमता क्या होती है? अभिसारी लेंस को पानी में डुबाया जा रहा है, इसकी क्षमता घट जाएगी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी वस्तु का द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को जो कहते हैं बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं ये बता दो। दर्शन कोण कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है किसमें? बेलनाकार लेंस का यूज किसमें होता है ये बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। क्या होगा 49 नंबर सवाल का जवाब? वो होता है अबिंदुकता को दूर करने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और जरा दृष्टि दोष कौन सा होगा, बाइफोकल लेंस हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 50 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से बता दो 50 का करेक्ट आंसर। ओके देखो हमारा है कि 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो देख लो पहले हम लिख सकते हैं फोकस दूरी कितना दिया गया सर, 2.5 सेंटीमीटर इतना तो दिया गया, ये तो लिख लेंगे सर। अब हमारा क्या होगा, तो बच्चों हम लोगों ने आवर्धन क्षमता के लिए क्या पढ़ा है, एम बराबर क्या होता है, 1 + d/f होता है। इतना तो पढ़े हो ना बच्चों, हम कितना बार बता चुके, ये मत भूल जाना। देखो 1 + d कितना होता है, d क्या है सर, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है भाई, नहीं बताए हैं, 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना है, ये हमारा 2.5 है। यहां से उड़ाओ, पॉइंट उड़ा दो और 0 लगा दो। अब देखो 25 दहिन के क्या होता है, 250 होता है कि नहीं भाई। तो यहाँ पे 1 प्लस है, तो 1 + 10 बराबर कितना होगा, 11 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव जो होता है वो कौन सा होता है। न्यूनतम विचलन जिसका होता है वो लाल रंग होता है क्या बच्चों, विचलन अगर सबसे कम हो रहा है वो लाल होगा, अगर सबसे अधिक विचलन होता वो बैगनी हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत है बच्चों, जल्दी से बता दो, ये हाइगेंस साहब थे बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल का जवाब बता दो, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सा सही है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो सही होता है वो आपको बताना है। 54 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से देखो, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए क्या होता है, फाई बराबर 2n पाई होता है। अब बोलोगे सर ये अगर विनाशी व्यतिकरण होता तो क्या लगाते, विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई बराबर क्या होता है बच्चों, विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n + 1 इंटू में हमारा पाई होता है, ये याद रखोगे, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम की अपवर्तनांक के बराबर होता है। यह किसका नियम है, तो ब्रूस्टर साहब का नियम है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है म्यू बराबर 10 IP पढ़े है ना बच्चों, इसको याद रख लो ना, काम हो जाएगा। और बच्चों लेकिन याद रखोगे 2 नंबर में अगर पूछे ब्रूस्टर का नियम क्या है तो क्या लिखोगे, बस इतना को लिखना, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम की अपवर्तनांक के बराबर होता है, इतना को लिखोगे और आपका 2 नंबर ऐसे करके मिल जाएगा बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे से लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। अब बोलोगे सर एकदम न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाता है एकदम घबराइए जाते, लेकिन नहीं भाई, हम है तो फिर गम किस बात की। देखो जब किसी पदार्थ पर प्रकाश जो 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परिवर्तित प्रकाश की पूरी तरह ध्रुवित हो जाता है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। यानी कि ये देख रहे हो ना, ब्रूस्टर का नियम वाला फॉर्मूला एकदम लागू हो रहा है। कौन सा नियम था सर, म्यू बराबर 10 IP है ना भाई। देखो IP हमारा कितना दिया गया, 60 डिग्री एकदम दिया गया है। तो बच्चों एक बार बना के जल्दी से पहले चैट सेक्शन में लगा दो 56 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से। तो आप लोगों ने क्या लगाया सर, म्यू बराबर लिख सकते हैं, म्यू बराबर लिख सकते हैं 10, म्यू बराबर 10 लिख सकते हैं। उसके बाद IP कितना दिया गया भाई, कौन 60 डिग्री का है, 60 डिग्री लिख देंगे। अब देखो tan 60 का मान कितना होता है, पता है क्या बच्चों, tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है बच्चों, यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, ये हमारा √3 होगा। अब √3 का मान भी सर पता होना चाहिए तब ना, तो वो होता है 1.732 होता है। अब देख लो 1.73 हमारा दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 57 नंबर सवाल है, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है। सोडियम का कार्यफलन जो होता है बच्चों वो होता है 2.75, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, कैथोड किरण क्या होता है। कैथोड रेज जो होता है बच्चों वो ऋणाविष्ट कण होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जिसका आवश्यक
होता है वो तरंग सिद्धांत भी होता है जो कि हाइगेंस के द्वारा दिया गया है, और क्वांटम सिद्धांत जो कि प्लांक साहब के द्वारा दिया गया, ये दोनों का यूज होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? पराबैंगनी भाग में पड़ती है, इसका मतलब है कि वो कौन सा होगा बच्चों? लाइमन सीरीज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण होते हैं? कूलम्ब बल के कारण। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल का जवाब बता दो, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? ये तो सर बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 होती है। लेकिन बच्चों एक चीज और भी याद रख सकते हो कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। अगर बताए बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज अगर पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये तो सबको पता होगा, तो याद रखोगे बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछे तो 1 क्या होता है? 1.76 इंटू 10⁻ क्या होता है बच्चों? 11 कूलम पर केजी होता है। कूलम बटा में केजी होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। ये विशिष्ट आवेश है, ये सिर्फ आवेश है, और ये द्रव्यमान है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है कि नाभिकीय बलों का गुण कौन सा होता है? लघु परासी होते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं बच्चों। आवेश अनाश्रित होते हैं, आकर्षक बल होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान सवाल है बच्चों। ये इसलिए दिया गया है कि 2 नंबर में पूछेगा कि नाभिकीय बलों के गुण को लिखिए, तो इतना को लिख दोगे ना भाई, 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। इसलिए एकदम भाई अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एकदम दिमाग जी जान लगा दो भाई। कुछ पाना है तो कुछ थोड़ा मोटा खोना पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है। आप बोलोगे सर हमें खोना क्या है? तो उस नींद को खो दो भाई जो अभी एकदम पूरे रात लेते हो। एकदम कम से कम 2 से 3 घंटे सो जाओ, उसके बाद जितना हो सके उतना मेहनत करो। देखो ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जाता? फोटोन कण को विभाजित कैसे कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि इसका विराम द्रव्यमान ही 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 66 नंबर सवाल है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा प्रोटॉन साहब? अवश्य रहता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भैया जो रहते हैं भाई वो अवश्य रहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल है कि 33 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? 33 का निकालने बोला गया बच्चों, तो निकालना तो पड़ेगा ना भाई, एग्जाम में भी निकालेंगे। 2 से लगाओ। अब देखो 33 का आधा कितना होगा? 32 का पहले कर लो, तो 16 दूना के 32 हुआ, शेष 1 लिख दो। फिर 2 से लगाओ, 2 8 दूना के 16, 0 बचा शेष। फिर 2 से लगाओ, 2 चौके 8 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 हुआ, शेष 0 बचा। फिर कौन सा होगा? 2 एकम 2 और शेष हमारा 0 बचा। देख लो ना ये वाला किस में दिया गया बच्चों? ये वाला किस में दिया गया? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नीचे से ऊपर लिख दो ना भाई, काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई तथा आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। 68 नंबर सवाल आपके सामने है, आंसर का इंतजार कर रहा है बच्चों, बता दो कौन सा होगा? आईसी बराबर आईई माइनस आईबी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, यूएचएफ परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्राय किसके द्वारा होता है बच्चों? ये आकाश तरंगों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, आकाश तरंग का संचार आधारित होता है किस पर? आकाश तरंग का जो संचार आधारित है बच्चों, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। किस पर बच्चों? आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा बच्चों के। और जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो भाई मैं बता दूं, अभी से आप मात्र अगर उस पीडीएफ को 30 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टेंशन एकदम मुझ पर छोड़ दो भाई, उस नोट्स पर छोड़ दो। क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 50 से 60 क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया जाएगा और उसके बाहर एग्जाम
में नहीं आने वाला है बच्चा पार्टी। बस ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपको यूट्यूब पे खत्म हो जाएगा और सब्जेक्टिव का वो जो पीडीएफ बनाया गया मात्र 199 में मिल रहा है बच्चों। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे और आपको मिल जाएगा बच्चों। जरूर लीजिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा एकदम अच्छे से तैयारी। अगर नहीं भी हुआ तो भाई 30 दिन एकदम पढ़ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, तो इससे जरूर पढ़िएगा बच्चों। और साथ में आपको हिंदी का भी हम फ्री में दे देंगे। ये आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ले सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री का तैयार है और हिंदी मीडियम में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलता है मात्र 199 में। जरूर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छा से एक बार कमेंट करिएगा क्लास कैसा लगा आप लोगों को। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।